हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर पांडे अकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीडीपी प्रैक्टिस सेट सीरीज चालू हो चुके हैं। इससे पहले ऑलरेडी 2 सीरीज़ मैं दे चुका हूं, फर्स्ट और सेकंड। ये तीसरा है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी उसका लिंक दे दूंगा, आप जाइए और उस सीरीज़ को भी कंप्लीट कीजिए। सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर प्रत्येक क्वेश्चन को आप सही ढंग से करने का तरीका जान जाइएगा तो सीटेट में आपके लिए प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट लेना ज़रूरी है। तो इस चैनल के माध्यम से आपको समय दर समय आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जाएंगे। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि इस चैनल में अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य भी अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सके। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस सीरीज़ में टोटल 30 क्वेश्चन है और मैं आप सबसे उम्मीद यही लगा के बैठा हुआ हूँ कि इस 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन तो आप किसी भी कीमत पर क्लियर कर लीजिएगा। अगर नहीं होता है किसी कारणवश तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बार बार अगर आप प्रयास कीजिएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि 30 में 30 क्वेश्चन आप कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन प्रयास करने से ही ये सफलता हासिल होगी। साथ ही साथ मैं उन अभ्यर्थियों के लिए भी बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है जो अपने आप को ये कहते हैं कि सर मैंने अभी तो स्टार्ट किया है, मुझे एक क्वेश्चन ही सिर्फ समझ में आया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक समझ में आया तो इसका मतलब है 100 भी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, लेकिन उसके लिए प्रयत्न होना ज़रूरी है। तो इस चैनल को अपना प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल में दी गई हर एक विषय वस्तु पॉइंट बार तरीके से जो दी गई है उसको देखने का प्रयत्न कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इससे पहले मैं ऑलरेडी जिन पियाजे जी का मैं थ्योरी दे चुका हूँ, साथ ही साथ वाइगोस्की का भी थ्योरी दे चुका हूँ। अन्य भी और सिद्धांत जो हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। साथ ही साथ एबीएस रिलेटेड प्रत्येक विषय वस्तु को मैं ले जाने का यहाँ से जो प्रयास है आप सबके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें मैं आगे बढ़ूँ और साथ ही साथ आपका अगर प्यार बना रहेगा तो मैं ज़रूर इस चीज़ को संभव कर पाऊँगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको पास करवाना नहीं, अच्छे नंबर ही दिलवाना भी है। तो साथियों आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कुछ कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिए, इसके बाद इसके ऑप्शन को समझने का प्रयास कीजिए, तत्पश्चात अपने फीडबैक देकर आंसर ऑप्शन के साथ टिक लगाइए। चलिए देखते हैं। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण में विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रही है। मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की के बारे में चिंतित है। किस विषय वस्तु के बारे में वह चिंतित है? कौन? एक शिक्षक। एक शिक्षक के रूप में अगर आपको प्रश्न पत्र बनाने का मौका मिलता है तो आप किस इन 4 पॉइंट में से कौन से पॉइंट को ज़्यादा महत्व देते हुए उस प्रश्न पत्र को बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखते हैं। वैधता, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, प्रश्नों के प्रकार को देखना या फिर विश्वसनीयता। तो साथियों मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि एक शिक्षक के रूप में सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जो हमारे द्वारा पढ़ाया गया है उसमें सारे विषय वस्तु को शामिल किया जा सके ताकि बच्चे जिस प्रकार से हो सके उस प्रकार से उस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशित का नेतृत्व करना चाहिए, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तड़कर नहीं करना चाहिए। देखिए एक कंटिन्यू इस बात को ध्यान रखिएगा, विवेचनात्मक, ठीक ना, विवेक मतलब सोच के समझ आधारित शिक्षा शास्त्र, ठीक ना। प्रश्न क्या कह रहा है, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, शिक्षार्थी को अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा कि पहली बात, शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से तड़कन करनी चाहिए। पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। अगर वो नहीं बोला है तो नेगेटिव सेंस में है। हमेशा वार्तालाप होनी चाहिए, तर्क वितर्क होनी चाहिए। साथ ही साथ शिक्षार्थी को अनुभव, उसके अनुभव को भी हमें क्या महत्व देना है और प्रत्यक्षण को महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर जाएगा वह ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि शिक्षार्थी के अनुभव को तो बिल्कुल हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ पॉजिटिव सेंस में क्या क्या हो सकते हैं और बच्चे के स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं ये अप्रासंगिक नहीं है, प्रासंगिक है भाई। ये तो सराहनीय है कि बच्चे स्कूल से बाहर भी कुछ सीखते हैं। साथ ही साथ वो स्वतंत्र रूप से तड़कन करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। तो इसमें नहीं अगर नहीं रहता तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहता, लेकिन यहाँ नहीं है तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है। आइए चलते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा में अनुदेशित, भैया कक्षा को अनुदेशित नहीं बनाना है, स्वतंत्र बनाना है। आप कक्षा में अनुशासन पालन करने के लिए बच्चे को कहिएगा तो ये एक नेगेटिव सेंस में आता है। अनुशासन आपको नहीं बनाना है। आप इतने बेहतरीन ढंग से अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए, वहाँ इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ाइए कि बच्चा अपने आप अनुशासित हो जाए, ठीक ना। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ाने की जरूरत है। आपके पढ़ाई में काबिलियत होनी चाहिए कि बच्चे अपने आप ही अनुशासित में आ जाए। आगे चलते हैं।
पॉइंट नंबर 3, देखिए साथियों, मैं इस क्वेश्चन के साथ साथ जो भी डिस्कस देता हूँ, ये डिस्कस आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए देता हूँ। अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट ऑप्शन का आंसर देकर आगे बढ़ सकता था, लेकिन वैसा मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि वैसे आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? याद रखिएगा, विद्यालय आधारित आकलन, यानी जो विद्यालय आधारित आकलन है, मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? ध्यान से देखिएगा, यह प्रश्न क्या कुछ कह रहा है और इसके बारे में हमें क्या आंसर देना है। आकलन बहु किफायती होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हों। किसी भी कीमत पर अभ्यर्थी को अच्छे ग्रेड मिलना चाहिए। याद रखिए, ग्रेड व्रेड ये सब जब आए ना तो समझिए सब नेगेटिव है, ठीक ना। विद्यालय बाह्य परीक्षक निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। भैया कैसे कह सकते हैं, ये भी गलत ही है। ऑप्शन नंबर 3 का जो बेहतरीन ऑप्शन जा रहा है वो ऑप्शन नंबर 2 जा रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन 2 है वो बेहतर जा रहा है। यानी बाह्य परीक्षक की अपेक्षा, हम बाहर से जो भी परीक्षण लेते हैं उसकी अपेक्षा एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थी की क्षमताओं का बेहतर जानना चाहिए। बेहतरीन तरीके से उसको पता होना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट के अंदर क्या काबिलियत है, वो कितने हद तक किसी प्रश्न का उत्तर दे सकता है। मान लीजिए कि हमने कोई टेस्ट लिया, कोई भी टेस्ट लिया, तो अगर कोई टेस्ट अगर लेते हैं तो उसमें अगर बच्चा पाता है, मान लीजिए कि 10 नंबर का लिया, उसमें 0 नंबर पा लिया, तो जब वो 0 पाया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके अंदर काबिलियत की कमी है। नहीं, बाहरी टेस्ट है ना, वो टेस्ट में तो वो 0 पा लिया, तो उससे हमें घबराने की ज़रूरत थोड़ी है। हम ये जानते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर किस प्रकार की जानकारी है, उसके अंदर कौन सी क्षमता है जो बेहतर तरीके से जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो यह एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि उस 0 को नज़रअंदाज करते हुए बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो उसकी आंतरिक क्षमता है, उसको हमें देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कुछ कह रहा है, आइए सामने देखते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्या हुआ? हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंस होता है, अलग होते हैं, उनकी सोच समझ कल्पना करने की हर एक चीज़ में उनके अंदर डिफरेंस होता है, वो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो क्या कुछ एक शिक्षक के रूप में आपके लिए चुनौती हो सकता है? इस संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है? अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अधिगम कभी भी एक समान पे नहीं होता है। अधिगम जो होता है बहुयामी होता है, कभी एक समान नहीं हो सकता है। हर बच्चा का अलग अलग अपना अपना तरीका है सीखने का। तो एक समान जो शब्द कह रहा है, ये समान गलत है, ये एक समान नहीं हो सकता है। सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। हाँ, ये बेहतर ऑप्शन है कि अगर बच्चों को अगर सीखने का मौका दिया जा रहा है तो उसको तरह तरह के ऑप्शन दीजिए। अगर एक तरीके से वो नहीं सीख रहा है, दूसरे तरीके से दीजिए, दूसरा नहीं सीख रहा है, तीसरे से दीजिए, चौथे से दीजिए, पांचवें से दीजिए। उसको बार बार एक अलग अलग तरीके से अनुभव दीजिएगा तो वो काफ़ी बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करेगा। कठोर अनुशासन ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक ना। परीक्षा में संख्या बिल्कुल नहीं भैया। परीक्षा में नंबर उठाना, ग्रेड पाना, अनुशासित करना, मारना, रटना, ये सारे के सारे एक अभ्यर्थी के लिए नेगेटिव पॉइंट है। अगर बच्चे ये सब करने लगे तो फिर विद्यालय की क्या जरूरत है? वो तो गाइड या पुस्तक लेकर बैठ जाएगा, उसी में पढ़ लेगा, पास हो जाएगा। हम शिक्षक की क्यों आवश्यकता है? हम शिक्षक इसलिए हमारी आवश्यकता है क्योंकि हम बच्चों के अनुभव से बच्चों को सिखाने का प्रयास करें। अगर वह रट कर, परीक्षा देकर, संख्या बढ़ाकर, नंबर गेन करके वो अगर वो पास ही होना चाहता है तो उसमें हमारी क्या ज़रूरत है? वो तो किसी न किसी गाइड के माध्यम से पढ़ लेगा, पास हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रख के काम कीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। वाइगॉस्की का मैं ऑलरेडी सेशन ले चुका हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका मैं ऑलरेडी लिंक दे दूंगा, वीडियो का आप जाइए और देखिए। बहुत ही अच्छे ढंग से वाइगॉस्की संबंधित जितनी भी समस्या है उसको समाधान किया गया है। साथ ही साथ उसमें कंसेप्ट बेस्ड आपको हर एक जानकारी दी गई है जो आपके प्रश्न बन सकते हैं। क्वेश्चन में किस तरीके के आपको समस्या झेलने पड़ेंगे, उससे संबंधित हर एक उत्तर को वहाँ पर अच्छे ढंग से बताया गया है। आइए देखते हैं, वाइगॉस्की बच्चे को सिखाने में निम्नलिखित में से किसका कारण सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? याद रखिएगा, वाइगॉस्की जब शब्द आ जाए तो ध्यान रखिएगा, समाज। भाई बिल्कुल, वाइगॉस्की कहते हैं कि बच्चा जो होता है समाज से अंतःक्रिया करके वो बेहतरीन ढंग से सीखने का प्रयास करता है, ना कि नैतिक, ना कि शारीरिक, ना कि आनुवंशिक। याद, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी को विभिन्न अधिगम शैली को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्वक कार्यों का उपयोग करती है। ध्यान रखिएगा, एक शिक्षिका जो है, एक शिक्षिका है, वो अपने शिक्षार्थी, एक स्टूडेंट को विभिन्न तरीके से पढ़ाना चाहती है, विभिन्न तरीके से पढ़ा रही है, बहुत सारे उपाय लेकर पढ़ा रही है, ठीक ना। और वो संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्वक कार्य का उपयोग भी करती है। वह आखिर क्या कर रही है?
वह क्या कर रही है, वह किस पर प्रभावित है, वह किस, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों में से कौन से मनोवैज्ञानिक जो हैं जिस पर प्रभावित होकर यह कार्य कर रही है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास नहीं भाई, कोहलबर्ग के नैतिक विकास, ध्यान रखिएगा ये सारे ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पियाजे ने कौन सा विकास दिया है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है। कोहलबर्ग ने कौन सा दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। गार्डनर जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, और वाइगॉस्की जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो गार्डनर होगा। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत जो है उसमें यह बताया गया है कि एक बच्चे को एक तरीके से नहीं अनेक तरीके से आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं, और समझ के उपरांत बच्चा अपने तौर तरीके से उस प्रश्न का उत्तर डेवलप कर सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है, यानी एक शिक्षिका है जो खुद से प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है। अगर कोई टॉपिक पढ़ाती है तो उसका प्रश्न उत्तर वो खुद से नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश सिद्धांत पर आधारित है। पहली बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक शिक्षिका है, ध्यान से क्वेश्चन को समझने का प्रयास, एक शिक्षिका है वो किसी टॉपिक को पढ़ाती है, टॉपिक पढ़ाने के बाद वो उसका आंसर नहीं देती है, वह बच्चों से प्रश्न पूछती है कि बच्चे बाबू इसका आंसर क्या हो सकता है, अच्छा ये बताओ तो एक गाय के 4 पैर हैं, तो बताइए तो किसके 4 पैर हैं। तो ये बच्चों से प्रश्न कर उससे उत्तर लेने का प्रयास करती है। तो यहाँ प्रश्न ये पूछ रहा है कि ये जो उपागम अपनाया गया है यह किस सिद्धांत पर अपनाया गया है। सक्रिय भागीदारिता का सिद्धांत, अनुदेशनात्मक सामग्री को उचित संगठन, अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, सीखने की तत्परता। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो सही आंसर होगा सक्रिय भागीदारी। बच्चे के अंदर एक सक्रिय एक्टिव भागीदारी होनी चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए, उसके अंदर सक्रिय भागीदारी निभाने का जो सिद्धांत है उस समक्ष उस शिक्षिका ने यहाँ अवलोक किया कि बच्चे को जो पढ़ाया जाता है उसमें उसी से क्वेश्चन का आंसर ले लेने में बेहतर होगा, ताकि बच्चे क्या सीखे हैं, कितना सीखे हैं, कितने तक समझे हैं, यह जानने में उसे आसानी होगा, यानी अवलोकन करने में आसानी होगा, असेसमेंट करने में आसानी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कुछ कह रहा है, थोड़ा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। ध्यान दीजिएगा 8 नंबर का क्या ऑप्शन होगा, थोड़ा देखते हैं। विषय वस्तु की प्रवृत्ता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संस्था में उपलब्धता, विषय वस्तु और अधिगम अनुभव की प्रकृति। ध्यान रखिएगा एक शिक्षक होने के नाते आपके अंदर कौन सा सबसे प्रभावित गुण होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे प्रभावित गुण यही होना चाहिए कि आप जिस विषय के टीचर हैं उस विषय में आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए, प्रवीणता होनी चाहिए। अगर बच्चे उससे रिलेटेड अगर आपसे प्रश्न पूछते हैं तो किंतु परंतु वाला शब्द नहीं होना चाहिए, आप उसका आंसर तुरंत दे पाए और इसके जिज्ञासा को तुरंत शांत कर पाएँ। तो आप अपने विषय वस्तु में मास्टर हो, प्रवीणता हो, ठीक है ना। ये एक शिक्षक संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। अगर ये आपके अंदर ये गुण नहीं है तो इसका मतलब है आप एक सही शिक्षक नहीं है उस अभ्यर्थी के लिए। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि राज्य स्तर की एक एकल गायक प्रतियोगिता, याद रखिएगा एकल गायक प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थी के तौर पर विद्यार्थी को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। ध्यान से देखिएगा कि एक प्रतियोगिता राज्य स्तर स्थापित की गई है जिसमें लड़कियों को ज़्यादा मौका एक विद्यालय दे रहा है। यह पूछ रहा है कि यह विद्यालय द्वारा दी गई जो फैसिलिटी है लड़कियों के लिए यह किस प्रकार का, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में किस प्रकार का मतभेद पैदा कर रहा है। क्या लैंगिक पूर्वाग्रह हो रहा है, या वैश्विक प्रवृत्ति आ रही है, या फिर परियोजनात्मक उपांगमन या प्रगतिशील चिंता आ रही है। तो आपको मैं बता रहा हूँ जब बच्चे में अगर बालक और बालिका 2 प्रकार से अगर बांटना प्रारंभ कर दे कोई विद्यालय, कोई शिक्षक, तो याद रखिएगा यह लैंगिक पूर्वाग्रह की बात आ जाती है। अगर बात आ जाए कि तुम लड़के होकर लड़कियां की तरह रो रहा है, तुम लड़के होकर लड़कियां की तरह रो रहा है, या फिर लड़की को बोला जाए तुम लड़का ज़्यादा लड़का बना है, लड़का बन रहा है, तो इस तरीके की जब बातें बच्चों के सामने अगर आना चालू हो जाए, चाहे वो शिक्षक द्वारा हो या गार्जियन द्वारा हो, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हो, तो याद रखिएगा उस गार्जियन, उस शिक्षक, उस अन्य व्यक्ति के अंदर किस प्रकार की समस्या पनप रही है, लैंगिक पूर्वाग्रह की समस्या पनप रही है। और इससे हमेशा नज़रअंदाज करना चाहिए। हम समान रूप से लड़के हो या लड़कियाँ हो उसे समान रूप से मौका देंगे, समान इज्जत देंगे, समान तरीके से उससे सम्मान देंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण में सबसे प्रभावी पद्धति क्या है। अगर बीज की अंकुरण की बात की जाए, एक सीड्स ले लीजिए, कोई सीड्स अगर ले लिया गया उसे अंकुरित करना है तो उसमें सबसे बेहतर ऑप्शन इसमें से क्या माना जा सकता है। विस्तृत व्याख्या करना,
साथ ही साथ ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों को अवलोकन करना, श्याम पट पर चित्र बनाकर उससे वर्णन करना, या बीज की वृद्धि का चित्र दिखाना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रश्न का जो सबसे बेहतर ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। किसी भी विषय वस्तु को बच्चे द्वारा अगर अवलोकन या फिर उसके द्वारा कराने के बाद अवलोकन कराया जाए तो काफ़ी बेहतर माना जाता है। तो बच्चा को सबसे पहले तो बीज दीजिए, उसे बोने का मौका दीजिए, फिर उसके बाद वो कैसे कैसे वो बीज पनपता है, जमता है, फिर वो कैसे बीज पौधा बनता है, तो वो बच्चा जिस तरीके से अवलोकन करेगा, देखेगा, तो उसको बेहतर तरीके से बच्चा सीखने का प्रयास करेगा। ना कि श्याम पट पर चित्र बनाकर कि व्याख्या कर दिया जाएगा तो भी बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं है। कोई बच्चा ये बहुत ये नहीं है, कॉलेज में नहीं है कि व्याख्या कर देने से वो समझ जाएगा। हाँ, बीज का चित्र बना देने से बच्चा अरे समझेगा, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन जब हमारे पास है तो हम इसको क्यों लेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ध्यान रखिएगा, ये बार बार मैं हर एक बिंदु पर हर एक टॉपिक में मैंने चर्चा किया था कि अगर बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब है कि व्यवस्था फेल हुई है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब बच्चा अगर फेल होता है तो इसका मतलब है पूरा सिस्टम फेल हो गया, सारे व्यवस्था फेल हो गए। तो इसलिए बच्चे के फेल में सबका फेल छुपा हुआ होता है। इसलिए कहा जाता है कि एक शिक्षक की जो गतिविधि होती है बच्चे के अनुरूप होनी चाहिए, ताकि बच्चा कभी भी फेल ना हो। अगर बच्चा फेल हुआ तो शिक्षक फेल हुआ, शिक्षक द्वारा बनाई गई जितनी सिस्टम था सब फेल हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ध्यान रखिएगा, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला, तो वो कौन सा हो सकता है भाई? रटने की प्रोत्साहन? बिल्कुल नहीं, रटना तो है नहीं। कोई भी आगे की शिक्षा के बारे में हम चलेंगे, हमको आईआईटी थोड़ी कराना है बच्चे को, अग्रिम शिक्षा देना है, तकनीकी बनाना है, ठीक। परीक्षा परिणाम केंद्रित होना है, बिल्कुल नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, बालक के अनुरूप शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल दिया जा सकता है और परिवर्तन किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, कभी भी जो शिक्षा दी जाती है वो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर दी जाती है। यानी कहने का मतलब है कि बालक के अनुरूप ही हमें शिक्षा देना है, ना कि किताब के अनुरूप, ना कि शिक्षक के अनुरूप। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। देखिए, समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है? बार बार मैं इसका जिक्र करता हूं और मैं कभी कभी अपने जो शब्द होते हैं उसमें समावेशी शब्द का नाम हमेशा लाता हूं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि समावेशी शिक्षा आखिर है क्या। देखिए, कक्षा में विविधता का उत्सव मानती है, ये इसका बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन है क्यों, पहले 1 2 3 4 देखने के बाद बताते हैं। देखिए, हाशिए पर स्थित वर्ग से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है? नहीं। दाखिले संबंधित कठोर प्रक्रिया बढ़ा देना है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तथ्यों को शिक्षण, ठीक ना, से संबंधित है? बिल्कुल नहीं भाई। हमेशा याद रखिए, कक्षा में विविधता का मतलब क्या है? एक से अधिक मौका उत्सव मानी जाती है। अगर बच्चे के सीखने में अगर एक से अधिक मौका आप उपलब्ध कराते हैं समावेशी कक्षा में, तो वह एक उत्सव का रूप माना जाता है, एक त्यौहार का रूप माना जाता है, एक बेहतर तरीका माना जाता है। तो इस समावेशी शिक्षा में एक कक्षा में विविधता का उत्सव माना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि एक से अधिक जब मौका बच्चों को सिखाने के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है तो वो क्या होता है? एक उत्सव की तरह होता है। साथ ही साथ समावेशी का मतलब हो गया कि ऐसे बच्चे जिसमें नरम और गर्म दोनों तरीके के हों। यानी कहने का मतलब है कि जिसमें बहुत बेहतरीन पढ़ने वाला ये बच्चा हो और जिसमें बहुत लो भी पढ़ने वाला हो, और उन दोनों के लिए जो शिक्षण पद्धति अपनाते हुए जो शिक्षा उसके समक्ष रखी जाती है, वही समावेशी शिक्षा का सबसे बेहतरीन शिक्षा माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तथा देखिए, तो निबंधनात्मक प्रश्न हो गए तो डिस्क्राइब प्रश्न हो गए, ये भी डिस्क्राइब हो गए। मुक्त अंत वाले प्रश्न, ये भी डिस्क्राइब हो गए। ट्रू एंड फॉल्स जो होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। ट्रू फॉल्स हो गया, टिक द करेक्ट ऑप्शन हो गया, तो ये सब क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाता है। मुक्त प्रश्न उत्तर प्रश्न मतलब क्या हो गया? कि ऐसे प्रश्न जिसमें एक से अधिक उत्तर मिले, एक से अधिक उत्तर मिले। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये बताइए कि भारत में कुल कितनी नदियाँ हैं? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन मिलेंगे ये आपको 10 15 20 यानी मुक्त हो गए, सॉरी बंद हो गए। और जहाँ मैं इसी को पूछूंगा क्या चीज़ कि भारत में जो बहने वाली नदियों की संख्या है उसमें कितने इजाफा हुए हैं, उसके आसपास शहरों की संख्या बताइए। तो बच्चा अपने दिमाग से वह एक क्रिएट करेगा, हाँ यहाँ भी है, ये भी है, गांव की संख्या बताइए। तो ये क्या हो गया? ओपन हो गया। इसकी जो संख्यात्मक दृष्टि से वो खत्म ना होने वाला प्रश्न हो, ठीक ना। तो जब संख्या दृष्टि से अगर खत्म होने वाला प्रश्न हो गया तो बंद हो गया, और संख्या दृष्टि से नहीं खत्म होने वाला है तो मुक्त प्रश्न उत्तर हो गया। लघु मतलब छोटा हो गया। निबंधात्मक मतलब हो गया कि एक पेज पर जो निबंध तरीके से जो प्रश्न आपके समक्ष रखे जाते हैं वो निबंधात्मक होते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा का विशेषता है? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता, ध्यान रखिएगा। पहली बात आपको मैं बता रहा हूँ, केवल शब्द जो आए ना तो उसको आप ऐसे ही कैंसिल कर दीजिएगा क्योंकि नेगेटिव सेंस में है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, बिल्कुल सही, यही आपका आंसर होगा। जो भी समय सारणी बनाया जाए या फिर बैठने की व्यवस्था बनाया जाए उसमें लचीलापन होना है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। समय सारणी की जरूरत नहीं है कि 9:15 पर क्लास चालू हो रहा है तो 9:15 पर चलेगा। कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि 9:50 पर हो जाए। ये जो आपका बीच का समय है यानी 9:15 से 9:50 का जो बीच का समय है उसमें बच्चों के साथ कुछ डिस्कस करवा दिया जाए, कुछ ग्रुप कंपटीशन करवा दिया जाए या फिर कोई एक्टिविटी ऐसा करा दिया जाए जिससे बच्चे और डेवलप हो पाए। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि इस समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। कहने का मतलब है किसी का फिक्स सीट नहीं होना चाहिए, किसी को यहाँ बैठाइए तो किसी को यहाँ बैठाइए, किसी को यहाँ तो किसी को यहाँ, किसी को यहाँ। तो ये सारे फैसिलिटी जो है वो किसी एक पर्सन के लिए नहीं हो, वो सबके लिए हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके अंदर लचीलापन होना अति आवश्यक है। वो भी किस लिए? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता होनी चाहिए, ये विशेषता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के चरण के अनुसार, जिन पियाजे का थ्योरी मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, अगर आप उसे देखे होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर तो बिना मेरे बताए ही दे दिया अभी तक। देखिए, इंद्रगामी यानी संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जिसका समय अवधि होता है 0 से 2 वर्ष। अब इसमें जो प्रश्न बन रहा है, इस प्रश्न को देखने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ प्रश्न क्या कुछ कह रहा है, अवस्था में किससे साथ संबंधित है। यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें क्या क्या सही है। देखिए, सामाजिक मुद्दे से सरोकार, नहीं, 0 से 2 वर्ष में तो सामाजिक मुद्दा तो आएगा ही नहीं। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2। इस उम्र में बच्चा क्या करता है? अनुकरण करता है। अनुकरण मतलब क्या हो गया? नकल करना, देखना, साथ ही साथ स्मृति, उसको हर चीज़ याद रहता है। अगर कोई चीज़ उसे उसके सामने छुपाओगे तो वो आसानी से खोजने का प्रयत्न करता है। मानसिक निरूपणता हो जाती है, उसके अंदर मानसिक डेवलपमेंट चालू हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ 1, 3 और 4 आखिर है कौन सा, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सामाजिक मुद्दे से सरोकार, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों में निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता, ये सारे के सारे जो अवस्थाएं आपको दिख रही हैं ये आपको 11 से 15 वर्ष, यानी कहने का मतलब है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की तरफ इशारा कर रहा है। यानी यह चौथी अवस्था है जिन पियाजे द्वारा प्रतिपादित की गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कोहलबर्ग के अनुसार, देखिए कोहलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक है। अभी मैंने कुछ देर पहले एक प्रश्न कराया जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आइए, शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सके। ध्यान रखिए, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सके। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बेहतर हो सकता है? कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, कठोर निर्देश, उसको दंड देना, निर्देशित करना, ये तो बिल्कुल नहीं भैया। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर किसी भी धर्म के प्रति नैतिक विकास कैसे हो सकता है? ये तो कतई भी सही नहीं लग रहा है। व्यवहार से स्पष्ट नियम बनाकर, किसी के प्रति नियम बनाकर उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आपको यह काम करना ही करना है। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 बेहतर लग रहा है कि नैतिक मुद्दे पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके। ये बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है कि अगर नैतिक कोई बात होती है, किसी भी नैतिक मुद्दे पर आधारित तो कोई एक चर्चा कर दी जाए और उस चर्चे में बच्चे को शामिल कर दिया जाए और उसे बताया जाए कि सही क्या है और गलत क्या है। तो सही और गलत का जो वो फर्क बताएगा बच्चा, यह नैतिक मुद्दे पर आधारित चर्चा करने के बाद ही बता पाएगा। तो बेहतर ऑप्शन यही है कि बच्चे के समक्ष इसकी चर्चा आयोजित की जाए और इससे बेहतर तरीके से बच्चा सीख पाएगा नैतिक विकास का सिद्धांत। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि छोटे कक्षा जो होती है, छोटे कक्षा मतलब क्या है? 1 to 5 ऐसे कक्षा, उन कक्षा में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके सीखते हैं। अगर मान लीजिए कि ए है और बी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीखेंगे, ठीक है ना, अंतः क्रिया करके प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें भी करना चाहिए कि हाँ, ए के साथ बी की दोस्ती हो जाए और बी के साथ ए की भी दोस्ती हो जाए। आगे चलते हैं, ऑप्शन क्या कुछ कह रहा है? शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। चलिए पहला देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? वे एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्द पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल का विकसित कौशल सीख सकें। आइए देखते हैं। पहली बात है, किसी भी चीज़ को आप नियंत्रित करने के लिए आप कार्य नहीं कर रहे हैं। दूसरा चीज़, एक दूसरे से प्रश्न उत्तर जानना उसका उद्देश्य नहीं है। छोटे बच्चे एक दूसरे से प्रश्न जानने का उद्देश्य जिज्ञासा लेके नहीं आए होते हैं, वो ऑलरेडी
जाने हुए होते हैं, उनको थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है। अच्छा, पाठ्यक्रम संबंधित तो उनका तो कोई मुद्दा ही नहीं है, पाठ्य से संबंधित उनका कोई तालमेल नहीं है, पाठ्य संबंधित तो वो हमारा तालमेल है। हम किस तरीके से पढ़ाएंगे कि पाठ्य पुस्तक भी समाप्त हो जाए और उनका सिलेबस भी खत्म हो जाए। उनका मेन उद्देश्य क्या है कि वो पढ़ते समय सामाजिक कौशल सीख सकें, यानी सामाजिक विकास हो सके। बच्चा जब ए मान लीजिए कि अरुणाचल से आया और बी जो बिहार से आया है, तो अरुणाचल वाला बिहार का जितनी सभ्यता संस्कृति है उसे सीख सके और बिहार वाला अरुणाचल का सभ्यता और संस्कृति को सीख सके और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके अच्छा व्यवहार बना सके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। जब एक निरोग्य बच्चा पहली बार, निरोग्य मतलब क्या हुआ, आगे देखते हैं, पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करनी चाहिए। निरोग्य बच्चा है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस पॉइंट को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। चलिए देखते हैं, बच्चे को निरोग्य के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। उसे अन्य विद्यालयों से अलग रखना चाहिए। देखिए पहला नंबर तो गलत है, तीसरा नंबर तो भी एकदम गलत है, दूसरा थोड़ा सा लग रहा है, चौथे की तरफ आगे बढ़ते हैं। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। देखिए मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 सही है। जब एक नियोग्य बच्चा जो आता है पहली बार, तो सबसे पहली बात है कि हम उसे प्रवेश परीक्षा लेकर उसे बाहर तो नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो सबका साथ सबका विकास वाली थ्योरी होना चाहिए। तो सहकारी योजना विकसित करके माता पिता से तालमेल बैठाना चाहिए कि माता पिता को यह चीज़ बताना चाहिए कि बच्चे के अंदर ये कमी है, इस प्रकार की अक्षमता है, बच्चे में ये प्रॉब्लम आगे पनप सकती हैं, तो आपका सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। इस पर चर्चा करनी चाहिए और प्रयास ये करना चाहिए कि बच्चे को एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़ाने का कार्य करें। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटि डैश की ओर संकेत करता है। देखिए अगर प्रायः शब्द अगर आ गया, ध्यान रखिएगा, प्रायः मतलब लगातार। अगर लगातार शिक्षार्थी, लगातार कोई अभ्यर्थी है, बार बार त्रुटि कर रहा है, बार बार वो अगर परेशान, मतलब वो समस्या को परेशानी के तौर पर देख रहा है, वो हमेशा गलतियां करते ही जा रहा है, तो याद रखिएगा उसके लिए तब तो अभ्यास की आवश्यकता होगी। ध्यान से देखिएगा, अगर प्रायः शब्द अगर आ गया तब तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होगी, यांत्रिक अभ्यास उसको, यानी कि उसको उस चीज़ विषय में रटवाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा NCF 2005 कहता है कि बच्चे को रटन प्रणाली से मुक्त किया जा सके। देखिए हर थ्योरी, हर तरीके की वार्तालाप आपके समक्ष ला के खड़ा करेगा। प्रश्न भी कुछ ऐसे ही रहेंगे जिसमें आप फंसें, लेकिन यहाँ पर आपके दिमाग में वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें उत्तर देना है तो क्या देना है और क्यों देना है। यहाँ पर प्रश्न जब प्रायः की बात कर दिया, यानी प्रायः जब बात किया है, तो इसका मतलब है कि ये बार बार ये गलती दोहरा है, तब तो यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 बेहतर है। लेकिन अगर प्रायः शब्द नहीं दिया होता तब तो यह ऑप्शन बिल्कुल हम लोग नहीं मारते। चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर जाएगा तीसरा जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। देखिए समस्या समाधान का वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण, अब इसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे ये क्या हो सकता है। प्रकल्पना का निर्माण करना, प्रकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता और प्रासंगिक जानकारी एकत्र करना। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि प्रकल्पना निर्माण करना ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? समस्या समाधान जो हमें करना है उसमें क्या करेंगे हम लोग, प्रकल्पना यानी कोई कल्पना करेंगे, उसका निर्माण करेंगे, उसके बाद उसका परीक्षण बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, समस्या के प्रति जागरूक जरूर रहेंगे। हम यह जानने का जरूर प्रयास करेंगे कि आखिर ये समस्या है तो कैसी है, किस प्रकार से है, क्या हमारे योग्य है या नहीं है, क्या हम इसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसके प्रति आपको जागरूक रहना अति आवश्यक है और ये क्या कहता है, वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण माना जाता है। ठीक ना, प्रश्न जानकारी एकल करना ये बिल्कुल नहीं है। इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर 3 बेहतर है, तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मानव व्यक्तिगत परिणाम है, केवल हटा दीजिए। सबसे ध्यान रखिएगा, ये VVI मारिए, ये करीबन 20 बार से अधिक 20 टाइम्स क्वेश्चन आ चुके हैं ये। और पता है सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं आया है, क्वेश्चन क्या आया है, ये आनुवांशिकता और वातावरण अंतःक्रिया का। याद रखिएगा, मानव व्यक्तिगत परिणाम है, मानव का जो व्यक्तित्व है वो किसका परिणाम है, आनुवांशिकता और वातावरण अंतःक्रिया। आनुवांशिकता मतलब हो गया कि आपका जेनेटिक, और वातावरण मतलब हो गया आपका एनवायरनमेंट। ठीक ना, दोनों को जो समायोज करके जो हमें परिणाम मिलता है वही क्या बोला जाता है, ठीक ना, आनुवांशिकता और वातावरण अंतःक्रिया का परिणाम। तो यह जो मानव का जो व्यक्तित्व होता है वह इन दोनों का परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तित्व रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे की
विकास दर भिन्न होती है और वो भिन्न तरीके से सीखते हैं। ध्यान रखिएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तित्व रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व रूप से, पर्सनली रूप से आप ध्यान देते हैं, क्यों देते हैं? तो इसका एक एक कारण जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। पहला कारण ये कह रहा है कि बच्चे के विकास दर अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, इसलिए हमें उनके सीखने के तौर तरीके भिन्न हो जाते हैं, तो हमें ध्यान देना चाहिए। शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर 3 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें बात आ गई अनुशासित। ऑप्शन नंबर 3 में अनुशासित आ गया, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या कर रहा है कि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। बिल्कुल, इसमें विकास भी जो होता है वो क्या होता है, भिन्न होता है, ठीक ना। और जो सीखता है बच्चा, जो बच्चा सीखता है वो भी क्या सीखता है, भिन्न तरीके से सीखता है, ठीक ना, भिन्न तरीके से सीखता है। ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि बच्चे के विकास दर भिन्न होते हैं, वे भिन्न तरीके से सीखते हैं। अच्छा, यहाँ पर शिक्षार्थी को हमेशा समूह में बेहतर सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया कि जिसमें क्या होता है, अनुशासित करने की बात आती है। चौथा नंबर जो ऑप्शन होता है, बच्चों के विकास दर में भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीखते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका जाएगा ये बेहतर ऑप्शन जाएगा, ये बच्चों के विकास दर भिन्न होते हैं और भिन्न तरीके से वे सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? देखिए, सीखने का क्षेत्र सबसे बेहतर कौन सा है, व्यावसायिक है, अनुभवी है, या भावात्मक है, या फिर आध्यात्मिक है? तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा बेहतर, ठीक ना, यहाँ पर अनुभविक है। अनुभविक यानी बच्चे अनुभव के साथ बेहतर सीखने का प्रयत्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है, जब बच्चा किसी भी कार्य को करते करते उबने लगता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, यानी एक ही चीज़ को आप बार बार कर रहे हैं, इसलिए बच्चा वो उब रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का तात्पर्य क्या है? देखिएगा, यहाँ पर सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मापदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण के अनुकूल और समायोजित करना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जाएगा, यानी जो आपका 26 है, 26 का ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। 27 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती है। बिल्कुल होती है भाई, ये तो एकदम गलत ऐसे ही बोल दिया। सभी को विकास दर समान नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। आइए 27 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ध्यान रखिएगा, विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक ना। विकास एक रेखीय ना होकर वक्र रेखीय होते हैं, यानी बहुयामी चलता है। साथ ही साथ सभी का विकास दर समान नहीं होता है, अलग अलग होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित होती हैं, नहीं जोड़ दिया है, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है? मानव विकास को क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, मानव का जो विकास होता है किस तरीके से क्षेत्र में डिवाइड किया गया है? शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और सामाजिक। संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और शारीरिक। इन सब में जो ऑप्शन आपका सीक्वेंस टाइप से चलेगा इन CDP, ऑप्शन नंबर 4 मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, संवेदनात्मक और शारीरिक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 कुछ क्या कह रहा है? एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जी के कुछ चित्र का प्रयोग करती है और अपने शिक्षार्थी को चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, और ध्यान रखने वाली बात है, पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है, जाहिर सी बात है ज्ञान निर्माण की पर आधारित है। जो भी ये तथ्य एक शिक्षिका के रूप में आप एक अभ्यर्थी के लिए दिया जा रहा है, तो वो ज्ञान निर्माण के लिए दिया जा रहा है, ना कि किसी अन्य कार्य के लिए। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा पुनर्वलन का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, पुनर्वलन है क्या चीज़, तो थोड़ा सा इस विषय में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हल्का सा। पुनर्वलन का सिद्धांत के बारे में आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि इसको हम लोग रेनफोर्समेंट के नाम से जानते हैं। और ये जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि यह सिद्धांत जो है आदत निर्माण, यानी ध्यान रखिएगा आदत निर्माण
निर्माण का कार्य करता है। साथ ही साथ इसका जो काम होता है ये दंड और पुरस्कार दोनों देने का काम करता है, ठीक ना। ये अगर एक तरीके से देखा जाए तो दंड भी देता है और पुरस्कार भी देता है। पुनर्बलन, बार बार इसको रेनफोर्समेंट किया जाता है, ठीक ना। अगर कोई बच्चा नहीं करता है तो उसे बार बार करने का जो प्रयास करवाया जाता है वही क्या हो जाता है, पुनर्बलन हो जाता है। यहाँ दो तरीके के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, दो तरीके के होते हैं, ठीक ना। और ख़ासकर इस जो सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन जो किया था वो हॉल के दिए थे, हॉल साहब ने, यानी सीए हॉल साहब ने। चलिए, पुनर्बलन से संबंधित अगर आगे इसकी पूरी थ्योरी को मैं आप सबके समक्ष ला कर रखूँगा, इसलिए पहले इतना ही जान लीजिए कि ये क्या होता है, आदत निर्माण का सिद्धांत है। यानी बार बार किसी चीज़ की अगर हैबिटेट करना होता है तो पुनर्बलन का कार्य किया जाता है, ठीक ना। इतना काफ़ी है एग्जाम से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि जब बच्चे की दादी उससे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। जाहिर सी बात है, जब बच्चे को अगर उसकी माँ के हाथों से छीनकर उसकी दादी अपने गोद में ले तो बच्चा रोएगा ही। तो वो बच्चा उस अपने माँ के साथ कौन से अटैचमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अटैचमेंट की बात है, संवेदनात्मक, याद रखिएगा, वो एक संवेदनात्मक अटैचमेंट है। उसके अंदर एक संवेदनात्मक, एक दूसरे के अंदर संवेग है, ठीक ना, अटैचमेंट है, ठीक ना। साथियों, यही 30 क्वेश्चन के साथ आज का जो विषय वस्तु है समाप्त किया जा रहा है। और प्रैक्टिस सेट ये आपका 3 था, बहुत जल्द 4 आप सबके समक्ष आएगा। 30 क्वेश्चन थे, बताइएगा कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपने बनाए हैं, यानी 30 में आपने कितने लाए हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिस सेट 4 बहुत जल्द आएगा और EVS प्रैक्टिस सेट 1 बहुत जल्द आपके लिए ला के रखूँगा। ये CDP प्रैक्टिस सेट 3 था, याद रखिएगा, ये CDP प्रैक्टिस सेट 3 और CDP प्रैक्टिस सेट 4 बहुत जल्द आएगा। EVS भी आएगा आपका। साथ ही साथ मैं कोशिश यही करूँगा कि मैथ प्रैक्टिस सेट भी आपको ला के दूँ, ठीक ना। मैथ प्रैक्टिस सेट 1 भी आएगा। इसलिए इस चैनल के साथ बने रहें, जुड़े रहें और ढेर सारा प्यार इस चैनल को दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ।